नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हूं अभिज्ञान प्रकाश। पिछली बार जब नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपने पहले 365 दिन के काम के बारे में कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैंने 365 दिनों में इतना काम किया है कि मुझे 365 घंटे लगेंगे उसको बताने में। अब बड़ी दिक्कत में आ गए हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो खुद अपने ही सांसदों से, नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संगठन की, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की पार्टी है, वो उनसे कह रहे हैं कि भाई आप लोग क्यों नहीं जाके बता पा रहे अपनी सरकार के कामकाज को। ये नरेंद्र मोदी पूछ रहे हैं। ये नौबत क्यों आ रही है नरेंद्र मोदी जी? आप प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर आपको 365 घंटों का वक्त चाहिए अपने 1 साल के काम को बताने के लिए, तो फिर आपके सांसद, नेता, पार्टी के महासचिव, स्ट्रक्चर, ये सब नहीं बता पा रहे हैं क्या? बड़ा गंभीर मसला है। और बजाय इसके कि नरेंद्र मोदी जो अच्छे दिन लाने के वादे पर एक बड़ा मैंडेट जीत कर आए थे, तमाम बाकी और विवादों में जरूर फंसती बीजेपी नजर आती है। और ये विवाद, ये नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं विज्ञान प्रकाश नहीं कह रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि ये विवाद और इन विवादों पर होने वाले बयानों का साया उनके अच्छे कामों पर आ जाता है। तो मोदी जी, पर आप इसको बंद क्यों नहीं करा पाते भाई? जरा सोचिए इस बात को और आप देखिए इस रिपोर्ट को। मेरे साथ सुधांशु मित्तल होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस विषय पर बात करने के लिए कि क्यों नरेंद्र मोदी को ऐसी जरूरत पड़ रही है अपने ही लीडर्स को कहने की कि जाइए सरकार का काम बताइए। देखिए रिपोर्ट। कभी भी दलित, पीड़ित, शोषित, ट्राइबल उनके आरक्षण को खरोच तक नहीं आने दी है। फिर भी झूठ चलाया जा रहा है। आरक्षण पर अपने सरकार की नीतियों की सफाई देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीते दिनों सुर्खियों में रहे रोहित वेमुला मामले और उससे भी पहले बिहार चुनाव के पहले मोहन भागवत के बयान के बाद शायद ये सरकार की मजबूरी बन गई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का संसद में दिया गया बयान भी नाकाफी लगा। पिछले ही हफ्ते यूपी चुनाव से जुड़ी एक बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को इस बात के कड़े निर्देश जारी किए कि वो लोगों के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएं। सवाल यह है कि सरकार अपनी बात लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की, मेक इन इंडिया की शुरुआत की, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की, स्किल इंडिया की शुरुआत की और डिजिटल इंडिया की शुरुआत की। इस तरह के तमाम ग्लैमरस नारे दिए गए, लेकिन ये सब हवा के झोंके की तरह आते हैं और चले जाते हैं। इनका जो इंपैक्ट होना चाहिए, जो असर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसलिए लोग आरोप लगाने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई जुमलों की सरकार है ये। और एक योजना के बारे में घोषणा होती है, उस पर क्या हुआ ये पता नहीं लगता, दूसरी नहीं आ जाती है। और ये नरेंद्र मोदी अब पूछ रहे हैं अपने नेताओं से कि भाई आप हमारा काम क्यों नहीं जाके जनता को बता पा रहे? प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी का 10 लाख रुपयों का सूट न सिर्फ सुर्खियों में आया बल्कि सूट बूट की सरकार का तमगा भी दे गया। फिर कुछ दिनों तक लव जिहाद का मुद्दा छाया रहा और उसके ठंडे पड़ने से पहले ही पार्टी के नेताओं ने घर वापसी शुरू कर दी। दादरी सरीखे संवेदनशील मसलों पर मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान से छवि धूमिल हुई और रही सही कसर सांसदों और मंत्रियों की असहनशीलता ने पूरी कर दी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर कटघरे में आई मानव संसाधन मंत्री ने विपक्ष के हाथों हथियार थमाया, इसके पहले कि बवाल थमे जेएनयू छात्रों के तथाकथित देशद्रोह का मुद्दा गर्मा गया।
अब संघ के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए लोगों से जबरन भारत माता की जय बुलवाने की कवायद जारी है। मध्य वर्ग को अपने बजट से कोई बड़ी राहत न देने वाले वित्त मंत्री आर्थिक एजेंडे के बजाय राष्ट्रवाद पर अपने एजेंडे की सफाई दे रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, इसके हम पूर्ण समर्थन में हैं, लेकिन जो फ्री स्पीच है उसमें और राष्ट्रवाद की विचारधारा को एग्जिस्ट करती है, कोई अपने आप में अंतर विरोध नहीं है। और मेरे साथ सब पर बात करने के लिए सुधांशु मित्तल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूद है, बीजेपी के सीनियर फेसेस में से मैं मानता हूं सुधांशु मित्तल को। सुधांशु मित्तल, बड़े चुनाव और रणनीति आपने देखी है, ये बड़े मजबूर है आपके प्रधानमंत्री हैं, मजबूरी के मारे कह रहे भाई मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। ये सुधांशु मित्तल और इनके जो साथी वर्ग है भारतीय जनता पार्टी में, ये जनता को बता ही नहीं पा रहे, इतने मजबूर है नरेंद्र मोदी इस वक्त। अभिज्ञानी जी, ये विषय थोड़ा सा और गंभीर है। क्यों? प्रश्न ये है कि मैं क्यों कह रहा हूं, सरकार के अच्छे काम हुए या सरकार के काम कैसे हुए, इस पे चर्चा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई कहे कि सरकार जो है फला फला क्षेत्र में विफल है, उस पर खुल के बहस हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वायदों पे लेके हमारी बहस हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या जी, मैं थोड़ा सा मतलब मैंने कहा ना कि मैं इसमें एक राजनीतिक दृष्टिकोण से सारे को नहीं देखना चाहता। मैं एक व्यापक राष्ट्रीय बहस के क्या मुद्दे होने चाहिए उसके दृष्टिकोण से इसको देखना चाहता हूं, ताकि हमारी राजनीति किस ओर जा रही है, हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स, हमारा मीडिया डिस्कोर्स, ये सारा हम लोग किस तरफ लेके जा रहे हैं, इस पे अगर बहस होगी तो शायद मुझे लगता है कोई सकारात्मक इसमें सोच निकल सकती है। मैं कभी नहीं कहता कि कोई भी सरकार जो है 100% अच्छा काम करती है, कुछ बहुत अच्छा काम करती है, कहीं विफलताएं भी होती है, सारी चीज होती है। और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का अगर मीडिया का उद्देश्य हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सरकार के कार्य पे सरकार की जवाबदेही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे क्या दिक्कत आती है, देखिए मुझे आती है बहस किन विषय पे हो रही है, गौ मास पे हो रही है, अल्पसंख्यक समाज जो है वो भयभीत है, इस पर बहस हो रही है। बहस हो रही है बहुमत बनाम अल्पमत। बहस के मुद्दे वो नहीं है जो सरकार के कार्य से रिलेटेड है, बहस के मुद्दे वो है जो एक अपनी विचारधारा से प्रेरित कहीं जो है विषय बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेरा कहना है कि देखिए, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर सरकार की जवाबदेही उसके विचारधारा की होनी चाहिए या उसके कार्य की होनी चाहिए, क्योंकि विचारधारा के विषय में तो जनता ने फैसला कर दिया। जनता जब अपना मत किसी संगठन को देती है, किसी विचारधारा को देती है, तो प्रजातंत्र में उसका सम्मान होना पड़ेगा। बहस उसकी विचारधारा पे नहीं हो सकती, फिर बहस होगी उसके कार्य पे, कि आपके विचारधारा पे विश्वास रख के जनता ने आपको मत दिया है और आपसे कार्य की उम्मीद करी है, आप उस उम्मीदों पे कैसे खरे उतरते हैं। तो क्या होगा, ये बड़ी एक सकारात्मक बहस होगी। और सरकारी तंत्र के अंदर जहां कहीं कमियां रहेंगी वहां पे फिर ये लगेगा कि भाई हमें जवाबदेही है, हमें इन कमियों को पूरा करना। सुधांशु जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, अब आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट मैंने आपको पूरा समय दिया, बड़ा आपने वैलिड पॉइंट रखा और मुझे यह कहने में 1% भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से अपने कार्यक्रम के विषय चुनता हूं और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी और गवर्नेंस से जुड़े रहते हैं, तो इसलिए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है ये आपसे मानने में कि आप बात सही कह रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है, मैंने कहा था मोहन भागवत जी को, सरसंघ चालक को, बिहार चुनाव से पहले आरक्षण पर बयान देने के लिए, मैंने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया कि कैसे नरेंद्र मोदी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर हमारी सोच में कोई परिवर्तन नहीं है, एज इन सरकार की सोच में। मैंने कहा था योगी आदित्यनाथ को सरकार के गवर्नेंस के मुद्दे छोड़कर, बिजली पानी का मुद्दा छोड़कर लव जिहाद उठाने के लिए मैंने कहा था सुधांशु मित्तल जी, तो इसका भी तो जवाब दिया जाए ना। आपने बड़ी अच्छी बात रखी, अकलमंद व्यक्ति है, आपने बड़ी अच्छी बात रखी कि विचारधारा का वोट मिल चुका है, इस पे बहस मत करिए।
तो फिर ये इस पर बहस अभिज्ञान कि जी- लव जिहाद क्यों कराना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी, उनको क्यों नहीं चुप करा पाती? रिजर्वेशन पर बार बार आरएसएस इस मुद्दे को उठा रहा है। आप 282 सीट की गवर्नमेंट है केंद्र में, राजीव गांधी के बाद ऐतिहासिक मैंडेट है नरेंद्र मोदी का, क्यों फिर संघ आरक्षण को उठा रहा है? मुझे दीजिए, इसका जवाब दीजिए। मैं नहीं पूछूंगा विचारधारा पे, एक सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। अभिज्ञान जी, आपकी बात में अपना एक बड़ा मजबूत तथ्य है, लेकिन उसमें मैं एक जरा आपको कहना चाहता हूं। देखिए, जब किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा व्यवस्था क्या है और अपवाद क्या है। बड़ा जब संगठन होता है तो एक उसकी व्यवस्था होती है, एक उसका अपवाद होता है। देखिए, किसी भी व्यवस्था के अपवाद को अगर हम चर्चा में व्यवस्था बना के पेश करेंगे तो पेश तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या उचित होगा? प्रश्न ये है कि भाजपा की जवाबदेही किनके बयानों पे आप तय करेंगे? प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, पार्टी अध्यक्ष के, पार्टी के महामंत्री के, पार्टी के प्रवक्ता के, या पार्टी के 10 करोड़ जो सदस्य हैं उनके किसी के भी बयान पे आप वो पार्टी का बयान मान के उसको जो है सारी ये मुख्य बड़े केंद्रीय विषय नहीं बनाएंगे। सुधांशु जी, आप अकलमंद सुनिए, व्यक्ति, ये बड़ा कन्वीनियंट आर्गुमेंट है कि योगी, नहीं मैं सुन चुका हूं कि योगी आदित्यनाथ बयान दे, ऐसे दसियों बयान सुना देता हूं मैं आपको, तो ये तो अलग हो गया। हम तो खाली, या तो हम लोगों को आप एक लिस्ट मुहैया करा दीजिए कि साहब यही लोग आए बयान दे, इनका बयान आए तो अब इसको गंभीरता से लीजिए, इसको चर्चा करिए। माहौल तो यही तय करता है। अच्छा, एक मिनट चलिए, मैं एक सेकंड के लिए आपकी दलील हजम करके योगी आदित्यनाथ को साइड में रख रहा हूं। मैं मोहन भागवत के बयान को सीरियसली लूं या ना लूं, बताइए आप, और वो भी आरक्षण पर। मैं जो आपसे बात कह रहा था उसके 2 उदाहरण आज के देना चाहता हूं, सिर्फ 2। मेरे सामने ये जो है हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है आज की, और मेरा दिल दहल गया इस खबर से। और मुझे लगता था कि आज ये शायद खबर बड़े गंभीर तरीके से इस पे सारे देश में चर्चा होगी। क्या खबर है? उसका हेडलाइन था, क्रूअल लक, माओइस्ट इन झारखंड यूज लॉटरी टू पिक चाइल्ड सोल्जर्स। उसने कहा कि पारू माझी 38 साल के जमती गांव के हैं, जो कि एक ट्राइबल गांव है, जो कि 200 किलोमीटर है रांची से, और 14 मार्च का उन्होंने वाकया इस खबर में दिया। मतलब बाकायदा ये कोई ऐसी जनरल खबर नहीं है, एक बहुत स्पेसिफिक खबर है। और वो क्या कहती है कि वहां पे क्योंकि माओइस्ट को अब बच्चे नहीं मिलते हैं उनकी आतंकवादी गतिविधियों के लिए, तो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने लॉटरी निकाली। पहले तो वो हर परिवार को कहते थे कि जिसका एक से ज्यादा बच्चा है वो अपना बच्चा देगा। लेकिन क्योंकि अब परिवार वाले बच्चा नहीं दे रहे हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने लॉटरी निकाली, और जिस बच्चे का लॉटरी में नाम आ गया उस बच्चे को वो उठा के अपने साथ ले गए हैं। इसमें ये और बताता है कि कैसे जुमता गांव में नहीं, मैं आपका पॉइंट नहीं समझ पा रहा हूं। सुधांशु जी, आपने खुद शुरुआत में कहा था इस प्रोग्राम के कि डिस्कोर्स किस दिशा में जा रहा है, चर्चा किस दिशा में जा रही है, आपको उससे समस्या है। आप बताइए कि आप ये अखबार की खबर का क्यों हवाला दे रहे हैं? मैं क्यों दे रहा हूं वही बता रहा हूं। हाँ, एक खबर ये थी, दूसरी खबर एक और थी। एक खबर दे दो, फिर मैं उसको अपना मकसद क्या बताता हूं। हाँ। 23 साल बाद और 2 हत्याएं बाद एक बलात्कार के केस में अभियुक्त छोड़ा गया 23 साल बाद। ये 2 गंभीर खबरें क्यों हैं? क्योंकि ये राष्ट्र के सारी व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। एक कानूनी व्यवस्था से जुड़ी हुई है और एक राष्ट्र के अंदर एक आतंकवाद अंदर जो चल रहा है, एक हिंसात्मक प्रक्रिया गतिविधि के द्वारा कैसे लोगों का शोषण हो रहा है। 2 चीजें थी, और मुझे लगता है कि आज इस देश में जवाबदेही इन विषय पे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा। एक मिनट, मैं ज्यादा वक्त घुमा फिरा के नहीं रहूंगा। मैं इसीलिए मोहन भागवत के प्रश्न पर आ रहा हूं, आरएसएस आरक्षण के पॉइंट को। आपने इंटरनल सिक्योरिटी का एक मसला रखा, आपने 2 खबरों के बारे में बताया, नक्सल गतिविधियों की। पॉइंट टेकन। मैं नहीं इससे
डिसएग्री कर रहा हूं, मैं इससे ना इत्तेफाकी नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि जब मोहन भागवत आरक्षण का विषय उठा रहे हैं, सरकार सदन में और प्रधानमंत्री सदन के बाहर सरकार के स्टैंड को बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो फिर इतनी बड़ी वैचारिक व्यवस्था के संगठन में इतना बड़ा कंफ्यूजन होता है आरक्षण पर। अब अभय ज्ञान जी, फिर मेरा एक निवेदन है जो सुनेंगे तो बहुत मुझे खुशी होगी। हाँ, एक होता है कि बयान का हम क्या प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, और एक होता है बयान की गंभीरता और बयान का उद्देश्य क्या। मैं इस समय फिर राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि दो प्रकार की आरक्षण व्यवस्थाएं हैं हमारे यहां। एक है जो जाति और जनजाति पे आधारित है, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप रिजर्वेशन। दूसरी हुई जो कि ओबीसी रिजर्वेशन हुई। ये क्लास ऑफ पीपल के लिए थी, ये कास्ट ऑफ पीपल के लिए नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसमें लिखा हुआ था कि जो एजुकेशनली या सोशली बैकवर्ड होंगे उनको ये आरक्षण मिलेगा। और इस आरक्षण का बेसिस क्या था? 1931 का जो सेंसस था, सही, उस सेंसस में आखिरी बार कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बेसिस पे हमने एक्स्ट्रापोलेट करके आज 2010, 2011, 2016 में हम लोग कर रहे थे। इतने में एक और डेवलपमेंट हुआ। क्या डेवलपमेंट हुआ? कि 2011 में कांग्रेस की सरकार ने कहा कि एक जाति आधार पर सेंसस हो जाना चाहिए, ताकि उनकी असलियत क्या है इसका एक परिचय हो जाए। आज वो 2011 का सेंसस हो गया है, उसके नतीजा फाइनल स्टेज पे है। अब मुझे लगता था कहीं स्वाभाविक तौर पे एक देश में आवाज उठेगी कि आरक्षण व्यवस्था नहीं गलत है। आरक्षण व्यवस्था में ये 21-16% आप आरक्षण के नहीं, आप पृष्ठभूमि और इतिहास में चले गए। नहीं, मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि मैं भी आपको आरक्षण का पृष्ठभूमि और इतिहास बता सकता हूं। मेरा सवाल बहुत सुधांशु जी, आखिरी पॉइंट जो संघ ने रेज किया, आप दीजिए जवाब। आप जानते हैं मैं उस तरह की बहस नहीं कराता, मैं पूरा समय दूंगा। उसमें जिस पर प्रश्न उठाया गया वो आरक्षण की जो परिभाषाएं लिखी गई हैं, उसका अंग्रेजी का एक जुमला है क्रीमी लेयर। और हम स्पेसिफिक पॉइंट पर आए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर आज रिस्पॉन्ड करते हुए, प्रधानमंत्री आज रिस्पॉन्ड करते हुए कह रहे नहीं भाई इसको मत, ये हमारा एजेंडा है, हम कहीं इसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। फिर बार बार मोहन भागवत से लेकर, और आज मैं उस पॉइंट पे भी नहीं जा रहा हूं कि साहब मोहन भागवत के उसके बयान ने आपको बिहार चुनाव हरवा दिया। मोहन भागवत के बयान से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के बयान में असमानता क्यों है? यही तो मैं पूछ रहा हूं। ये तो गवर्नेंस का पॉइंट है ना। अब आप क्रीमी लेयर का भी सुन लीजिए। हाँ, क्रीमी लेयर के बारे में ओबीसी में तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है। और उसमें उन्होंने कहा है कि एक स्तर के ऊपर जिनका आर्थिक पक्ष जो है स्तर के ऊपर मजबूत है, वो उसमें नहीं आएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है। और उसी चीज को, और आज वो लागू भी है, और उसी चीज को लेते हुए, और दूसरा जो नया सेंसस आया है जिसके अंदर की असलियत क्या है किसी पक्ष की, क्योंकि ये क्लास ऑफ पीपल के लिए है जो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है और सोशल बैकवर्डनेस है जी, तो उनका क्या है, इसको लेके संघ का एक अपना विचार है। मैं पहले एक चीज और यहां पे स्पष्ट करना चाहता हूं जी। संघ और भाजपा दोनों एक हैं, ये मानना उतना ही गलत होता है जितना कि ये कहना होता है कि सरकार मित्तल साहब, आप और हम दूसरे आप और हम एक दूसरे को शायद 15 वर्षों से ज्यादा से मेरा एक सिमली तो सुनिए ना। नहीं, हाँ बताइए। एक सिमली सुनिए। हाँ, ये उतना ही गलत है जितना कि सरकार और संगठन दोनों एक माना जाता है। नहीं होता है। जैसे मैं बताता हूं कैसे। बार बार राम जन्मभूमि का विषय उठता है। भाजपा की एक मान्यता और एक निष्ठा है उसके बारे में। भाजपा के मैनिफेस्टो में ये था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में ये नहीं है। उसमें स्पष्ट है कि अगर सरकार ये कंसेंसस से
या जुडिशियल वर्डिक्ट से होगा तो बनेगा। नहीं ठीक है, वो ठीक है, ठीक तो है। सुनिए, सुधांशु जी, मैं सुनिए, आपके पॉइंट को आपको मान क्यों रहा कह रहा हूं, हूं? लेकिन एक वैचारिक पक्ष सबको बांधता है। आपके तमाम नेता 15 वर्षों से ज्यादा मैं सुनता आ रहा हूं, जिसमें कि नरेंद्र मोदी भी अब खुद शामिल हैं, जो संघ के स्वयं सेवक होने पर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, और इससे मुझे कोई एतराज नहीं है, सबका अपना अपना स्टैंड हो सकता है। मेरा पॉइंट यह है कि आज आपके प्राइम मिनिस्टर, वक्त कम है, साफ साफ कह रहे हैं कि भाई जाइए मेरी सरकारों के काम को बताइए। आपके ही पार्टी के लोग और सदस्य नरेंद्र मोदी के काम के बजाय 100 तरह के और विवाद में पड़ जाते हैं। जब वो नियंत्रित नहीं हो रहा है, आरएसएस का पक्ष आरक्षण पर नियंत्रित नहीं हो रहा है, तो फिर प्रधानमंत्री के अचीवमेंट्स, और ये कांग्रेस की यही स्थिति थी। कांग्रेस भी ठीक मनमोहन सिंह अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को एड्रेस करते हुए ठीक यही कहते थे कि हमारे अचीवमेंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, हमारे काम नहीं पहुंच रहे हैं लोगों तक। तो आपको नहीं लगता कि कहीं पर सिस्टम में एक बड़ी नाकामी है, एक बड़ा फेलियर है? ये कहना कि पार्टी अलग है, संगठन अलग है, सब बातें लोग समझते हैं, लेकिन एक बड़ा फेलियर अंततः मतलब तो उनका नरेंद्र मोदी के सरकार के काम को पहुंचाना है ना लोगों तक। आप अभिज्ञान जी, आप जो कह रहे हैं उसमें एक सत्यता भी है, हाँ। लेकिन एक पक्ष भी है। हाँ, सत्यता यह है कि हाँ, जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बहुत काम हुआ, लेकिन वो काम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे, संदेश का सत्यता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ही जो सारी व्यवस्था के अंदर आज जो पॉलिटिकल नैरेटिव बन गया, जो मीडिया नैरेटिव बन गया, वो सरकार की सफलता और विफलता का तो है ही नहीं। वो विषय है जिसमें सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है।